वाले देश में ये महापाप आखिर कब तक? और जानते हैं इससे भी बड़ा पाप क्या है? इस महापाप से भी बड़ा पाप रेप पर राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। रेप पर आप समझिए परिवार के दुख में अपना राजनीतिक सुख तलाशना, ड्रामा नौटंकी करके रेप पर भी आप कहिए ये मौका वाली पॉलिटिक्स करना, रेप पर भी फोटो ऑप के मौके तलाशना। आज दिन भर जो हुआ उस तरह से विरोध के नाम पर मार्च वाला ड्रामा जो किया गया, सड़क पर लोटपोट होकर नौटंकी की गई, उसने सबको यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि अगर मकसद वाकई देश की बेटी के लिए आवाज उठाना है तो उसके लिए राजनीतिक ड्रामा जरूरी है क्या? हम यही लड़ाई उन्नाव की बेटी की जिस देश में बेटी को देवी कहते हैं, जिस देश में बेटी को सौभाग्य मानते हैं, उसी देश में बेटी होना गुनाह क्यों है? ये इसी की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है रात के अंधेरे में पुलिस के अंधेर की, जहां पुलिस ने एक बेटी से सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया, और दूसरी तस्वीर है दिन के उजाले में सियासी अंधेर की, जहां बेटियों की राख पर भी सियासत की साख टिकी है। यह रेप पर राजनीति के अंधेर की तस्वीरें हैं। ये रेप पर राजनीतिक पर्यटन की शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये ताक पर रखी गई बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति की तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथरस की बेटी के प्रयोग की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बेटियों के दर्द में भी सियासी दल अपने फायदे के हिसाब से कैसे वोट देख लेते हैं। मोदी जी का हिंदुस्तान देखो। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? राहुल गांधी हाथरस के दानवों की क्रूरता की शिकार बेटी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि हाथरस में कानून व्यवस्था पर खतरे को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन पुलिस को कानून व्यवस्था का इतना ख्याल होता तो हाथरस की बेटी की हत्या के जिम्मेदार दानव तुरंत पकड़े गए होते। 14 सितंबर की घटना पर 22 सितंबर को बयान नहीं लिया जाता। परिवार को बंधक बनाकर पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में ना हुआ होता। और कांग्रेस को देश की बेटियों की चिंता होती तो यह आक्रोश राजस्थान में भी दिखाई देता, जहां जयपुर और अजमेर में बेटियों से बलात्कार हुआ। बेटियों पर शर्मनाक राजनीति की पराकाष्ठा देखिए कि अजमेर में कांग्रेस को यूपी के हाथरस की बेटी से क्रूरता पर कितना आक्रोश है, लेकिन अजमेर की बेटी के साथ हुई क्रूरता और बलात्कार पर कांग्रेस का आक्रोश कहीं नजर नहीं आता। क्या कांग्रेस के लिए हाथरस की बेटी बेटी है, अजमेर की बेटी बेटी नहीं? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की तुलना में राजस्थान में 3 गुना रेप होते हैं। हमने तो जो है वो राजस्थान में जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन नहीं किया। हमने जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं की। हमारे लोगों ने कहा भी तो सरकार को चिताया कि भैया इसमें कार्रवाई करो। हमने इसलिए कहा ना कि ये पॉलिटिकल पर्यटन के ये पराक्रमी लोग हैं और पाखंडी लोग हैं। अब रेप में धर्म और जाति के हिसाब से फायदा नुकसान देखने वाली राजनीति का एक और चेहरा ममता बनर्जी के बयान के जरिए देखिए। दलित के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, आज दलित लोग रो रहा है। आज देखो, आज उत्तर प्रदेश में आज खाली नहीं, रेप करने के बाद कैसे आग में जला दिया। ममता बनर्जी को हाथरस की क्रूर वारदात में दलित दिख गया, लेकिन यूपी के ही बलरामपुर में हुई रेप की घटना का ममता कभी धर्म नहीं बताएंगी, क्योंकि ममता की राजनीति को दलित तो सूट करता है लेकिन मुस्लिम नहीं। सोचिए देश में इससे शर्मनाक क्या होगा, जहां बेटियों से अत्याचार में भी जाति और धर्म देखकर गुस्सा आता है।
जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। जरा सोचिए, जब बेटियों की सुरक्षा पर तेरा राज्य वर्सेस मेरा राज्य होगा तो बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। जरा सोचिए, जब रेप में भी जाति और धर्म देखकर तय होगा कि कहां खामोश रहना है, कहां आक्रोश दिखाना है, तो बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप जानते हैं, हर 1 घंटे में औसतन 4 बलात्कार होते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 1 घंटे में औसतन 4 बलात्कार। और गैंगरेप की अगर बात की जाए तो हर 4 घंटे में 1 गैंगरेप, हर 4 घंटे में 1 गैंगरेप। 15 मिनट में 1 महिला का यौन शोषण होता है, 15 मिनट में 1 महिला का। 2018 में देश में हर चौथे बलात्कार की शिकार 1 नाबालिग, हर चौथे बलात्कार की शिकार 1 नाबालिग। इसके अलावा 50% से ज्यादा मामलों में उम्र जो है वो 18 से 30 साल है। इसके अलावा 2018 में कुल रेप के केसेस जो है वो है 33,356। और अगर औसत देखा जाए एक दिन में तो लगभग 90 बलात्कार हुए हैं। 2018 में हर दिन औसतन 90 बलात्कार, 89। 2017 में की अगर बात की जाए तो 32,559 बलात्कार के केसेस सामने आए। रेप के मामलों में मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में 2018 में सबसे ज्यादा 5,433 रेप केस, दूसरे नंबर पर राजस्थान, बल्कि 2019 में तो राजस्थान टॉप पर है। ये 2018 के आंकड़े हैं। और 2018 में राजस्थान जो है 4,335, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 3,946। और 2019 की बात करी जाए तो उसमें राजस्थान जो है वो टॉप पर है। मतलब आप समझिए ना, ये बेटियों को देवी मानने वाले देश में ये हाल है। वैसे हम लोग कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान बेटियों के दम पर है बलवान। बेटियां रफाल उड़ा रही हैं तो घर से निकलने में क्यों डर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। देश की महिलाएं गौरव गाथाएं रच रही हैं, देश की महिलाएं न्यू इंडिया की नींव रख रही हैं। लेकिन जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस, राजस्थान के अजमेर, सीकर, मध्य प्रदेश के खरगोन से आ रही है, वो न सिर्फ ये सोचने के लिए मजबूर करती है बल्कि सिस्टम और समाज की सोच पर भी कई बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या बेटियां होना या बेटी होना देश में गुनाह है क्या? ये देश के बेटियों के शौर्य की तस्वीरें हैं। ये बेटियों के सम्मान और भारतीय परंपरा के अभिमान की तस्वीरें हैं। ये नारी शक्ति का परिचय भी है और भारत की शक्ति का परचम भी। लेकिन भारत में रफाल उड़ाने वाली बेटियां घर से निकलने से क्यों डरती हैं? क्यों दुश्मन के खिलाफ रफाल उड़ाने वाली बेटियां अपने ही गांव, गली, मोहल्ले के दानवों से डरती हैं? हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं, बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? हाथरस की बेटी जिन दानवों की क्रूरता की शिकार हुई, वो उसी के गांव के लड़के थे जिन्होंने गांव की बेटी को आत्मसम्मान से भी जीने नहीं दिया। ये उसी इलाके की पुलिस थी जिसने एक बेटी से आत्मसम्मान से मरने का हक भी छीन लिया। उसी बेटी के लिए पुलिस का ताजा बयान है ये। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा
प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। लेकिन पुलिस कब तक उस अंधेर का सच बताएगी जो रात के अंधेरे में हाथरस की बेटी के साथ हुआ? क्यों उस बेटी से सम्मान से अंतिम संस्कार का उसका आखिरी हक भी छीन लिया गया? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। आज देश में आक्रोश हाथरस की निर्भया के लिए है, लेकिन देश में दर दर दरिंदे और शहर शहर क्रूरता की शिकार हाथरस की निर्भया हैं। बलरामपुर, बुलंदशहर, जयपुर, अजमेर, खरगोन, भोपाल और अब देश हित में आप ये भी सोचिए कि क्या ये बेटियां इंसाफ की हकदार नहीं है? क्या आपने कहीं भी ऐसा आक्रोश बलरामपुर की बेटी के लिए देखा जिससे बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई? कुछ राक्षसों ने बलरामपुर की बेटी को अगवा करके गैंगरेप किया और पीट पीट कर उसके पैर और कमर तोड़ दी। शरीर जगह जगह से छलनी कर दिया गया। उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। हाथरस की तरह पुलिस ने बलरामपुर की निर्भया का अंतिम संस्कार भी रात में करा दिया। बलरामपुर के बाद बुलंदशहर में भी 13 साल की एक निर्भया को कुछ दानव घर से उठा ले गए, गैंगरेप करने की कोशिश की और शोर मचाने पर तेजाब डालकर चेहरा जलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेटियों से बर्बरता पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश और दूसरी पार्टियों को बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन गूगल करके देखिएगा, टीवी चैनलों और अखबारों में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि यह गुस्सा राजस्थान में कहां गायब हो जाता है। राजस्थान के जयपुर में 2 नाबालिग बेटियों को अगवा करके 3 अलग अलग शहरों में बलात्कार किया गया। अजमेर में एक बेटी से बलात्कार हुआ, सीकर में बलात्कार हुआ। लेकिन राहुल गांधी बताएं कि राजस्थान को वो रेप पर्यटन के लायक क्यों नहीं मानते हैं? बेटियां बहाना, राजनीति है चमकाना। यह आप तय कीजिए, रेप पर राजनीतिक पर्यटन का मौका ढूंढने वाले क्या वाकई बेटियों का भला चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल जी न्यूज ने आपको याद होगा, आपको रात के अंधेरे में यूपी पुलिस का अंधेर दिखाया था। आज हम हाथरस के डीएम की अंधेर गर्दी आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हाथरस के डीएम का वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि डीएम पर हाथरस के पीड़ित परिवार को दरअसल धमकाने का आरोप है। डीएम ये कहते नजर आ रहे हैं कि 3 से 4 दिन में मीडिया चला जाएगा, हम नहीं रहना है। सुनिए आप। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात में, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो आप डीएम साहब को सुनते यहां पर नजर आ रहे हैं, आप सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया ने चले जाना 3 से 4 दिन में, हमने आपके साथ रहना है। पीड़ित परिवार को धमकाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि शायद वो बयान बदलवाने के लिए दबाव भी डालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं कि परिवार की तरफ से मीडिया में आकर यह बोल दिया गया था कि हमारी मर्जी के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया, हमें बताया नहीं गया। बार बार हम कह रहे थे, परिवार रो रहा था, गुहार लगा रहा था कि आप अंतिम संस्कार सुबह कीजिएगा, सूर्यास्त के बाद मत करिए। लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर या पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के रात के वक्त अंतिम संस्कार कर दिया। डीएम साहब की तरफ से इसी तरीके से ये वीडियो जो है वो सामने आया, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं मीडिया ने चले जाना 3 से 4 दिन में। ये देखिए, ये मीडिया वाले आधे चले गए, आधे कल चले जाएंगे। दोबारा से सुनिए आप इसको। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात में, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। आप अपनी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह कि सच नहीं छिपाना तो परिवार को क्यों धमकाना? परिवार को क्यों धमकाना? अगर परिवार को यह कहा जा रहा है कि मीडिया आधे आज चले गए, आधे मीडिया वाले कल चले जाएंगे,
हमने रहना है आपके साथ, ये धमकाना नहीं तो और क्या है। आपकी इच्छा है बयान बदलना है या नहीं बदलना, इस वाक्य का मतलब समझिए। आपकी इच्छा है, डीएम साहब कहते नजर आ रहे हैं परिवार से कि आपकी इच्छा है बयान बदलना है या नहीं बदलना। और डीएम ने सफाई भी दी है, वो भी आपको सुननी चाहिए। आप डीएम साहब इस वीडियो के बाहर आने के बाद सफाई कह दे रहे हैं, सुनिए आप। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि उनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। हालांकि इस बात की सफाई नहीं दी, वो ये क्यों कह रहे थे परिवार से कि आपको तय करना है बयान बदलना है या नहीं, मीडिया आज है कल चला जाएगा, हमने आपके साथ रहना है, ये धमकाना नहीं तो और क्या है। डीएम साहब सफाई दे रहे थे हाथरस के। और एक बार फिर से एक बार आपको याद दिला दे, काशी विश्वनाथ को मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति कब? रात 9 बजे। अब से आप समझिए 40 मिनट बाद ये काशी विश्वनाथ विवाद जो है, पूरा ज्ञानवापी विवाद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर पुख्ता प्रमाण, रात 9 बजे टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है। 40 मिनट बाद हमारे साथ विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विशाल, ये तो मत बताइएगा क्या खुलासा करने जा रहे हैं, क्या खुलासा होगा, लेकिन किन किन सवालों के जवाब मिल जाएंगे वो बता दीजिए कम से कम। देखिए अमन, रात 9 बजे जी न्यूज पर आज काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा होगा। इसके सारे तथ्य आज जनता के सामने रखे जाएंगे। अब तक कितनी अदालती कार्रवाई इसमें हुई है, क्या क्या पैरवी की गई है, कौन कौन से तथ्य अदालत में रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अदालतों के चक्कर ऐसे मामले लगाते रहते हैं, उन पूरे मामलों में तथ्य क्या है, क्या चीजें रखी गई हैं, क्या प्रमाण है और काशी विश्वनाथ का पूरा सच क्या है, ये सारी चीजें आज रात 9 बजे जी न्यूज पर लोग देख पाएंगे। एक ये ग्राउंड रिपोर्ट होगी, तथ्यों से भरपूर रिपोर्ट होगी और इसमें सभी पक्षों को एक तरह से आप देखेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे काशी का सच क्या है। अमन, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग में 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री सोलंग वैली में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज हम आपको इस टनल की विशेषताएं बताएंगे, साथ ही सोलंग वैली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 वर्ष पुरानी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे। जी हाँ, 23 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सोलंग वैली आए थे, तब उन्होंने, देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पर उन्होंने पैराग्लाइडिंग भी की थी। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि ये तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 23 वर्ष पुरानी एक्सक्लूसिव तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी की पैराग्लाइडिंग करते तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर। आपने प्रधानमंत्री मोदी के कई अनोखे अंदाज देखे होंगे। आपने प्रधानमंत्री की K9 वज्र में बैठे पराक्रमी तस्वीर देखी होगी। आपने प्रधानमंत्री को सेना की ड्रेस में लद्दाख में चीन के खिलाफ हुंकार भरते सुना है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा है? यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर 23 वर्ष पुरानी है। ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी थे और सोलंग घाटी पहुंचे थे। तब उन्होंने सोलंग घाटी में पैराग्लाइडिंग की और उस समय मोदी के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थे बुद्धि प्रकाश। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, बहुत लीडर थे जी, एडवेंचर का बहुत शौकीन था उसने जी।
और काफ़ी खुश थे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। वो यहाँ का कल्चर के बारे में पूछ रहे थे और हमारी फैमिली के बारे में, क्या करते हैं आप लोग, और दूसरा एडवेंचर का उन्हें बहुत ही शौक था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बुद्धि प्रकाश बताते हैं कि पैराग्लाइडिंग के समय वो जरा भी नहीं डरे थे, बल्कि उन्होंने तो बुद्धि राजा से ग्लाइडर को और ऊपर ले जाने की इच्छा जताई थी। उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगा, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उनका इच्छा थी कि वो और लंबा फ्लाइंग करे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो सोलंग वैली जाएंगे और इसी सोलंग वैली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार मौका भी खास है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली अटल टनल के उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 3 तारीख को सोलंग वैली दोपहर 1:15 पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं सोलंग वैली के ग्राउंड पर हूं और यहां की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहां पर देश के प्रधानमंत्री जो है वो संबोधन करेंगे। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। अब हम आपको अटल टनल की विशेषता बता देते हैं। तो अटल सुरंग जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है ये। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दिखने में इसके आकार की बात करें तो घोड़े के नाल के आकार की ये है। सिंगल ट्यूब और इसके अंदर डबल लेन टनल है ये। इसके अलावा प्रतिदिन 3,000 कारें इस सुरंग से गुजर सकती हैं। तो सोचिए जरा, प्रतिदिन यानी हर रोज 3,000 कारें इस सुरंग से होकर गुजर सकती हैं। कारों की स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति होगी। 1500 ट्रक प्रतिदिन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी और निगरानी प्रणाली है इसमें। इसके अलावा 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी। मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ेगी। इसके अलावा 6 महीने बर्फबारी से घाटी का संपर्क कट जाता था, तो उस लिहाज से ये टनल काफी अहम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.